आवाज़ इंडिया टीवी चैनल देख रहे सभी दर्शकों को जय भीम। मैं राजकुमार गौतम। हम आप और संवाद के कार्यक्रम में आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने हम जा रहे हैं और आज का जो विषय है चर्चा का, हमारा समाज और कानून, इस विषय पे आज हम जो है बैठ के चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में जो शामिल हो रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी चैनल पे आज मेरे साथ में डॉक्टर अजीत चहल, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर जो विधि विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से हैं और अपने शोध के माध्यम से आज हमें इस विषय में संपूर्ण जानकारी देंगे। डॉक्टर अजीत चहल साहब जो है, जो हमारा आज का विषय है हमारा समाज और कानून। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आवाज़ इंडिया टीवी चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो जैसे कि प्रोग्राम की शुरुआत हम अपने सवालों के साथ में करेंगे डॉक्टर साहब, तो उसी कड़ी में, सवालों की कड़ी में जो पहला हम सवाल करने जा रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण है। मेरा मानना ये है कि डॉक्टर साहब, किसी भी देश को चलाने के लिए अच्छी सरकार के साथ साथ अच्छे कानून की भी आवश्यकता होती है। आप कानून विभाग में प्रधान अध्यापक हैं और आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि अच्छा कानून कैसे होता है। देखिए, किसी भी देश को या राष्ट्र को चलाने के लिए एक कानून की ज़रूरत होती है और कानून अच्छा हो, इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि अच्छा कानून क्या होता है? अच्छा कानून वो होता है जो कि लोगों की भावनाओं के अनुरूप हो, लोगों की इच्छाओं के अनुरूप हो और जो समाज की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप हो। जब लोगों की इच्छाओं के अनुरूप अगर कोई कानून बनेगा तो लोग उससे अपने दिल से, अपने हृदय से पसंद करेंगे और जब लोग उस कानून को पसंद करेंगे तो ऑब्वियसली वो कानून ठीक प्रकार से लागू भी हो सकेगा। क्योंकि कानून को लागू करना, उसके लिए हम माने कि दो हिस्से हैं कानून को लागू करने के लिए। दो पिलर आप माने कि एक तो जो सरकार है जो राष्ट्र के कानून को लागू करना चाहती है और दूसरा वो लोग हैं जिनके ऊपर कानून लागू होना है। और कानून अगर लोगों की इच्छा के अनुरूप बना हुआ हो तो उसको लागू करने में सरकार को ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती, क्योंकि उन लोगों को जिनके लिए कानून बनाया है वो खुश हैं तो उसको ठीक प्रकार से उसकी अनुपालना उस कानून की हो सकती है। और लोगों के लिए अच्छा कानून उनकी विल पर निर्भर करता है, उनकी इच्छाओं पर निर्भर करता है कि उनकी इच्छाओं के मुताबिक उनका कानून बना हो। वो कानून जो लोगों की इच्छाओं के अनुरूप हो, वही कानून एक अच्छा कानून एक राष्ट्र के लिए कहलाता है। हम आप और संवाद कार्यक्रम में हम आज बात कर रहे हैं हमारा समाज और कानून के विषय में, जिसके आज जवाब दे रहे हैं डॉक्टर अजीत चहल जी, जो सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर विधि विभाग कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हैं। इसी कड़ी में, इसी कार्यक्रम में संवाद को जारी रखते हुए मैं अगला जो प्रश्न है डॉक्टर साहब से करना चाहूँगा। कानून लोगों की विल पर आधारित हो तभी कानून अच्छा माना जाता है। क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि कानून व लोगों का आपस में क्या संबंध है डॉक्टर साहब? हाँ, वो कानून और लोग मीन्स समाज, जो समाज के जो लोग हैं उनका और कानून का क्या संबंध है और उनकी विल पर अगर कानून आधारित है, उनकी इच्छाओं पर, उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप अगर कानून है तो वो कानून एक अच्छा कानून माना जाता है। और वो संबंध कानून का और समाज के लोगों का क्या है? क्योंकि जो कानून लोगों के लिए बना है वो और लोग जिनके लिए लागू करना है, दोनों एक दूसरे से लगाव और संबंध महसूस अगर करें, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए महसूस करें तो वो कानून उनसे संबंधित कहा जा सकता है। जैसा कि आप लीजिए कि अगर आपको दहेज प्रथा की जो बुराइयां समाज में रही या डोमेस्टिक वायलेंस का जो बुराइयां इस समाज में हैं, वो अगर उस कानून के द्वारा हमें दूर करनी है, और तो वो दूर कैसे हो सकती हैं? जब उनके अनुरूप, लोगों की इच्छाओं के अनुरूप दहेज प्रथा का कानून बनाया गया हो और आपके डोमेस्टिक वायलेंस का कानून बनाया गया हो या कोई दूसरे कानून जो उनकी इच्छाओं के अनुसार बनाए गए हों, उनको वो अपने से अगर संबंधित मानते हैं। क्योंकि जो दिन प्रतिदिन की जो क्रिया है, क्योंकि मनुष्य एक समाज का हिस्सा है और समाज में भिन्न भिन्न घटनाएं दिन पर दिन घटती रहती हैं। इस समाज में कुछ
जो समाज का जो हिस्सा है वो सभ्य समाज है। कुछ असभ्य और असामाजिक तत्व भी समाज में होते हैं। जो असामाजिक तत्व समाज में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स खड़ी करते रहते हैं, समस्याएं खड़ी करते रहते हैं, और लोगों को लगता है कि वो समस्याएं उनसे जुड़ी हुई हैं, और उनसे जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर उनके निदान के लिए अगर कोई कानून लोगों के जुड़ाव से या संबंध से के साथ अगर कोई कानून सरकार बनाती है और उसको लागू करती है, तो उनको कानून का और लोगों का संबंध अगर देखते हुए किन घटनाओं को लेकर के कानून बनाना है, किन समस्याओं को लेकर कानून बनाना है, और उन लोगों का उन समस्याओं और उन घटनाओं से संबंध है या नहीं, अगर इस तरीके से कोई कानून बनाया जाता है तो उस कानून का समाज के लोगों के साथ और कानून का समाज के लोगों का और लोगों का कानून के साथ एक निश्चित तौर पर एक संबंध स्थापित हो जाता है, और जो ये संबंध है वही आगे चल कर के उस कानून को अनुपालना करने के लिए लोगों को प्रेरित करता है, लोगों को बढ़ावा देता है कि हम इस कानून को मानें और उसको लागू करें, क्योंकि ये जो कानून है वो डायरेक्टली सीधे रूप से लोगों के साथ संबंधित है। जैसे कि डॉक्टर साहब कानून के विषय पे आज हमारे सवाल जवाब हो रहे हैं आप और हम संवाद के माध्यम से, और सही मायने में देखा जाए कि अगर कानून इस देश के अंदर भारतीय संविधान नहीं होता या बाबा साहब ने डॉक्टर अम्बेडकर ने ये भारतीय संविधान नहीं लिखा होता, ये बहुत अच्छी बात है कि भारतीय संविधान बाबा साहब के रचित द्वारा यहाँ उसको लागू किया गया, और उसी के अनुसार आज कानून के माध्यम से बहुत सारे क्राइम जो है इस देश के अंदर रोके जाते हैं, उन पर अंकुश लगाया जाता है। तो डॉक्टर साहब इसी कड़ी में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब आप हमारे दर्शकों को बताएं कानून क्या है और क्यों ज़रूरी है लोगों के लिए कानून जो है। कानून क्या है, इसके लिए आपको मैं कुछ कानून की जो परिभाषाएं जो प्रचलित हैं, जो हम लॉ में जनरली हम उनको यूज़ करते हैं, तो कानून की जो जर्नल जो परिभाषाएं आती हैं, जो कानूनविद जो हैं, जो कानून के जानने वाले हैं, जिन्होंने कानून की परिभाषाएं दी हैं, अब उनके हिसाब से अगर आप माने तो पहले कानून जो है वो उसके बारे में कहा है कि लॉ इज़ द इंस्ट्रूमेंट टू चेंज द सोसाइटी, कि लॉ जो है, कानून जो है वो समाज बदलने का, समाज परिवर्तन का एक साधन है, कि एक ऐसा यंत्र है जिससे कानून में समाज में बदलाव लाया जा सकता है। दूसरा, लॉ इज़ अ इंस्ट्रूमेंट टू सोशल चेंज एंड रिवोल्यूशन, तो जो ये चेंज आएगा, सोशल रिवोल्यूशन आएगा, वो कानून के माध्यम से आएगा। दूसरा, हम ये देखते हैं कि कानून को एक और तरीके से परिभाषित किया गया है, लॉ इज़ द इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोल द सोसाइटी, टू मेंटेन द पीस इन द सोसाइटी। जो लॉ है वो सोसाइटी में, समाज में, समाज को कंट्रोल करने के लिए और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूर वो एक साधन है, वो ज़रूरी है। और दूसरा, अगर हम ये मानें कि लॉ को अभी आपने जैसा कि डिस्कस किया, अपने दर्शकों को बताया कि बाबा साहब अगर नहीं होते तो इतना अच्छा संविधान नहीं होता, इतने अच्छे कानून नहीं होते। तो बाबा साहब के डेफिनेशंस को अगर हम देखें तो भी हम ये पाते हैं कि बाबा साहब ने जो राइटिंग एंड स्पीचेस के वॉल्यूम 12 में नोट्स ऑन लॉ जो लिखा है, वहाँ बाबा साहब की जो डेफिनेशन कानून की है वो ये है, डॉक्टर अम्बेडकर जो कहते हैं बाबा साहब के अनुसार, लॉ इज़ द इंस्ट्रूमेंट टू रिपेयर द फॉल्ट्स फ्रॉम द सोसाइटी, कि लॉ जो है वो समाज में समस्याओं को दूर करने का एक साधन है, टू रिपेयर द फॉल्ट्स फ्रॉम द सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी है, समाज है, उसमें फॉल्ट्स हैं, उसमें समस्याएं हैं। अभी मैंने आपसे, आपके दर्शकों को से जो बात की कि कुछ असामाजिक तत्व हैं जो समस्याएं समाज के लिए पैदा करते रहते हैं, उन समस्याओं से निजात कैसे पाया जाए, उन समस्याओं को रिपेयर कैसे किया जाए, उसका एक माध्यम कानून है। और कानून क्यों ज़रूरी है, जैसा कि हमारे इस बातचीत से ही हमारे दर्शकों को समझ में आ गया होगा कि कानून एक समाज को कंट्रोल करने के लिए, एक सही दिशा निर्देश देने के लिए, एक समाज में शांति और भाईचारा स्थापित करने के लिए कानून ज़रूरी है। इसलिए मतलब कोई भी आदमी है जो समाज के साथ, जो समाज को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना की एक इच्छा रखता है, या उसकी आकांक्षा इस तरीके से होती है कि समाज का कानून जो है इच्छा के अनुसार लोगों के लगे,
लोगों के अनुसार वो लागू हो, तो वो एक कानून इतना ही ज़रूरी है जैसे कि आदमी कोई भी काम करता है उसमें डिसिप्लिन ज़रूरी है, उसमें प्रतिबद्धता ज़रूरी है। इसी के हिसाब से सरकार का जो कानून के प्रति जो लगाव महसूस सरकार को बनाने के साथ साथ जो लोगों के साथ महसूस करती है, उसमें ये बात बिल्कुल सत्य है कि कानून समाज को कंट्रोल करने के लिए, समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कानून के विषय पे आप चर्चा चल रही है कि हमारा समाज और कानून विषय पे जो चर्चा चल रही है डॉक्टर अजीज चल जी के साथ में, और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बाबा साहब ने अपने अर्थक प्रयास से इस भारतीय संविधान को लिखने में जो 2 साल 18 महीने 17 दिन का जो समय लगा, और इतना कष्टमय समय बाबा साहब ने लगाया, क्योंकि बाबा साहब डायबिटीज़ के मरीज होने के चलते जो है उन्होंने अपने अर्थक प्रयास से उस भारतीय संविधान को लिख डाला। और उस संविधान को लिखने में डॉक्टर साहब, जैसा कि मुझे जानकारी है या मुझे जैसे पता लगा कि तकरीबन 60 से 65 देशों के संविधान को अध्ययन करने के बाद में बाबा साहब ने तब उस संविधान की रचना की, जो आज भारत ही नहीं विदेशों में भी सबसे सर्वोत्तम माना गया है। और हर देश के अंदर उसको एक ऐसी मान्यता दी गई है कि भारत के संविधान से अच्छा किसी देश का कोई संविधान नहीं है, क्योंकि ये भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ सभी तरह के भिन्न भिन्न समुदाय के लोग भी रहते हैं, भिन्न भिन्न जातियों के लोग भी रहते हैं, और भारतीय संविधान में सभी को मौलिक अधिकार के रूप में एक बराबरी का दर्जा देते हुए उसमें समावेश किया गया है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर साहब आपसे चाहूँगा, आप हमारे दर्शकों को बताएं कानून का उद्भव कहाँ से है, अर्थात यह कहाँ से आता है। आप कुछ उदाहरण देकर हमारे दर्शकों को बताएं इस विषय में। जैसा कि ये जो आपका प्रश्न है, इसका मैं मानता हूँ कि जो हम चर्चा कर रहे हैं उससे हमारे दर्शकों को, आवाज़ इंडिया टीवी चैनल के दर्शकों को ये आभास हो गया होगा कि कानून का उद्भव कहाँ से है, कानून कहाँ से आता है। इसके लिए मैं आपके दर्शकों को बिल्कुल ये बात स्पष्ट तौर से बताना चाहता हूँ कि जैसा कि हम ये अभी डिस्कस कर रहे थे, हमने अभी बातें की कि कानून का जो कानून की महसूस की गई, वो समाज को कंट्रोल करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर एंड पीस समाज में मेंटेन करने के लिए की। तो समाज के लिए कानून की ज़रूरत है, और कानून आता कहाँ से है वो मैं आपके दर्शकों को बिल्कुल ये बताना चाहता हूँ कि समाज से ही कानून आता है। कानून क्यों ज़रूरी है? समाज को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है। कानून आता कहाँ से है? वो समाज से ही आता है, क्योंकि कोई भी कानून है वो समाज की लोगों के इच्छाओं के अनुरूप हो, उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप हो, तो वो ठीक और सटीक होता है, और उसको लागू करने में सरकार को ज़्यादा कठिनाई नहीं आती। तो उस कानून की अगर हम बात करें तो वो आता समाज से ही है। मैं कुछ आपको इस तरीके के उदाहरण दे सकता हूँ, क्योंकि लॉ का जो मेन सोर्स जो है वो कस्टम्स यूसेजेस जो हैं सोसाइटी से ही आता है, जो समाज से आता है। उसके लिए आप एक उदाहरण तौर पर ये ऐसा देख सकते हैं कि हमारे समाज से रिलेटेड मैं आपको एक उदाहरण देकर बताता हूँ कि एक मान लीजिए एक बूढ़ा व्यक्ति रोड के साथ साथ अपने पोते या पोते को साथ लेकर के रोड के साथ साथ जाता है। तो जो बच्चा उस बूढ़े व्यक्ति के साथ होता है वो उसको एक बात कहता है कि बेटा बाएं तरफ चलना है। जैसे हम रोड पर चल रहे हैं तो कहता है कि बाएं तरफ चलना है। तो बच्चे में ये भावना ज़्यादा होती है, किसी भी चीज़ को जानने की उत्सुकता ज़्यादा होती है। तो बच्चा तुरंत से जवाब मांगता है कि दादाजी बाएं क्यों चलना है? तो दादाजी जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो उनके बताते हैं कि बाएं इसलिए चलना है कि अगर हम दाएं चलेंगे तो जो अपोजिट डायरेक्शन से दूसरी तरफ से जो लोग आ रहे हैं या जो व्यक्ति आ रहा है वो अपने बाएं चलेगा, और आप अपने बाएं चलेंगे तो किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी, आपका आपस में क्लैश नहीं होगा। अब यूँ कह सकते हैं कि आपका जो एक्सीडेंट वाली जो सिचुएशन है वो नहीं होगी।
अगर आप बाएं की बजाय दाएं चलेंगे और दूसरा व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन से वो अपने बाएं आ रहा है, तो आपका दायां उसका बायां, मीन्स आपका राइट और उसका लेफ्ट दोनों क्लैश हो जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, और ऑब्वियसली एक वहाँ एक्सीडेंट हो जाएगा। दादाजी बताते हैं जब वो एक्सीडेंट होगा, या तो उस आदमी को चोट लगेगी, या बच्चे आपको चोट लगेगी, या उस आदमी को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ेगा, या आपको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ेगा, और अल्टीमेटली जो आदमी दोषी होगा, या उस आदमी को आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, या उस आदमी को सज़ा होगी, या फिर आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं, अगर हम बाएं चलें तो ऐसा कुछ घटित नहीं होगा। तो जो एक दादाजी अपने बच्चे को जो बातें बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो हमारे समाज का एक हिस्सा है, वो समाज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो कि इस तरीके से हम ये महसूस करें कि जो समाज का जो हिस्सा है उसी से कहीं ना कहीं कानून बन के आता है। कानून बनने की प्रेरणा हमारे कानून बनाने वालों को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर जो स्टेट का है उसको मिलता है, क्योंकि वो जो लोग हैं वो इसी बात को पसंद करते हैं कि जो लोग हमारे दिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें हमने देखी हैं उन्हीं से के अनुरूप अगर कोई कानून हम पर लागू किया जाता है तो वो बिल्कुल सहर्ष स्वीकार करते हैं। तो ये जो कानून का उद्भव है, कोई भी आप एक्ट ले लीजिए, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट है या कोई और दूसरा एक्ट है, वो जो सारी हमारे समाज में शादी ब्याह कैसे होते हैं, दादाजी ने अपने बच्चे को कैसे स्टोरी सुनाई, क्या बताया बाएं चलना है, वो हमने सारा क्या किया है, हमारे जो पार्लियामेंट है, हमारे जो विधायिका है, उसने उसको मोटर व्हीकल एक्ट 1989 का बना करके देश के सामने दिया, समाज पे लागू किया। वही चीज़ें उसमें लिखी है कि ऑलवेज गो टू योर लेफ्ट साइड, अदरवाइज यू विल बी चालान, ऑलवेज वियर हेलमेट वाइल यू आर ड्राइविंग योर टू व्हीलर्स, otherwise you will be challenged, always wear seat belt while you are driving your four wheelers, otherwise you will be challenged। क्यों? क्योंकि उस क्लेश को, उस समस्या को बचाने के लिए जो दादाजी ने बच्चे को जो बातें बताई हैं, वही कहीं ना कहीं उन्हीं से प्रेरित होकर के हमारी विधायिका ने, हमारी जो कानून बनने वाली संस्था है, उसने इस तरीके से वो कानून बनाया है कि हमारे समाज से वो डायरेक्ट जुड़ाव उस कानून का हो। और इसीलिए अगर किसी भी कानून का समाज से डायरेक्ट जुड़ाव है तो लोगों को पसंद आएगा और वो उसको लागू करने में सरकार की मदद करेंगे। और इसी उससे आप मतलब ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाहे कोई भी कानून हो, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे समाज से ही आता है, हमारे समाज से ही उसका उद्भव है, उसका जुड़ाव है, तभी जाकर के कानून एक सफल कानून माना जाता है। जो कानून समाज की इच्छाओं के अनुरूप नहीं होता, आपने देखे होंगे कि ऐसे अनेकों कानून हैं जो सफल नहीं हुए, लागू नहीं हो पाए, क्योंकि लोगों ने उसको लागू करना नहीं चाहा, उनका उद्भव जो है ना समाज से नहीं था, लोगों ने उसको पसंद नहीं किया, इसलिए उनको लागू ठीक से नहीं किया जा सका सरकार के द्वारा। अदरवाइज जो कानून समाज से जुड़े हुए हैं, समाज की इच्छाओं के आधार पर आधारित हैं, उनको सहर्ष समाज स्वीकार करता है, वो लागू भी होते हैं। हम आप और संवाद कार्यक्रम के विषय आज का हमारा था हमारा समाज और कानून, जिसमें हमारे सवालों के जवाब हमारे साथ दे रहे हैं डॉक्टर अजीत चैल जी। और इसी के साथ साथ मैं अब एक और सवाल डॉक्टर साहब से करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि कानून की नज़रों में सभी समान हैं, और आप हमारे दर्शकों को बताएं कि सभी कानून समान हैं या फिर कोई ऐसा कानून है जो बाकी सभी को नियंत्रित करता हो। देखिए गौतम जी, जो आपका प्रश्न है उसमें एक दोहरा सवाल मैं देना ज़रूरी समझता हूँ। उस पर एक प्रश्न में ही दो प्रश्न छुपे हुए हैं कि पहली तो ये कि कानून की नज़रों में सभी समान हैं, और क्या सारे कानून एक समान हैं या कोई ऐसा कानून है जो बाकी दूसरे कानूनों को नियंत्रित करता है। बिल्कुल ये बात सत्य है कि कानून की नज़रों में सभी समान हैं। अगर हम दूसरा प्रश्न जो है उसका उत्तर हम देखना चाहें कि सारे कानून समान हैं या नहीं, उनमें थोड़ा सा आपको मैं ये बताऊंगा कि थोड़ा फ्लैक्चुएशन है। क्या फ्लैक्चुएशन है कि जो हमारा लॉ ऑफ द लैंड है, जो हमारा मेन जो कानून इस देश का है, जो भारतीय संविधान जिसको हम कहते हैं, वो लॉ ऑफ द लैंड है, और सारे जितने बाकी दूसरे कानून हैं, जो बाकी एक्ट जो बने हुए हैं,
वो सारे भारतीय संविधान के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान उन सबको कंट्रोल करता है और उनको कंट्रोल करने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 13 जो है, अनुच्छेद 13 में एक ऐसा क्लोज डाला गया है कि एक तो जो भारतीय संविधान से पहले, भारतीय संविधान के लागू होने से पहले कोई भी अगर कानून बना हुआ है, चाहे वो ब्रिटिश इंडिया में बना हुआ है और भारत में लागू था, उसमें अगर कोई भी कानून ऐसा है और वो भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाता है या उनकी अवमानना करता है या उनको छिन्न भिन्न करता है, वो अपने आप में नल एंड वाइड है, वो कानून वैध नहीं है संवैधानिक तौर से। दूसरा जो क्लोज 2 है अनुच्छेद 13 का, वो ये कहता है कि जो भारत की जो विधायिका है, पार्लियामेंट है जो कानून बनाने का काम है, या स्टेट लेजिस्लेचर है जिनका कानून बनाने का काम है, वो स्टेट के माध्यम से कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो या उनका हनन करता हो। अगर कोई ऐसा संविधान बनाया जाए, संविधान के अनुसार जो कानून ना हो वो बनाया जाए विधायिका द्वारा, तो वो हमारी न्यायपालिका उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है, उसको अवैध घोषित कर सकती है। तो इन बातों को देखते हुए हम ये मान सकते हैं कि जो दूसरे कानून हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान की छत्र छाया में लागू किए जाते हैं। वो भारतीय संविधान के अनुरूप होने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स के अनुरूप होने चाहिए। अगर वो उनके अनुरूप नहीं होंगे, अगर फंडामेंटल राइट्स का वो वायलेशन करेंगे, तो जो हमारी न्यायपालिका है वो उनको अवैध करार कर देगी, वो उनको अवैध डिक्लेयर कर देगी। इसलिए ये तो हम कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो सारे बाकी जो दूसरे कानून हैं उनको कंट्रोल करता है, जो लॉ बने हुए हैं उनको कंट्रोल करता है। और जो पहली जो बात आपकी कि कानून की नज़रों में सभी समान है, ये बिल्कुल गौतम जी, मैं आपके आवाज़ इंडिया टीवी चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को ये बिल्कुल बताना चाहता हूँ कि जो अनुच्छेद 13 के बाद में अनुच्छेद 14 जो है वो राइट टू इक्वालिटी प्रदान करता है। और राइट टू इक्वालिटी और जो आर्टिकल 14 जो है वो उसके स्टेट से, वो हम इस तरीके से उसको देखते हैं कि स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी इक्वालिटी टू एनीवन एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मीन्स आपको सभी को समान मानना है, सभी पे समान कानून लागू करने हैं। ये स्टेट किसी को भी डिनाई नहीं करेगा इक्वालिटी के लिए, सबको समान, कानून की नज़रों में सभी समान है, स्टेट किसी को भी मना नहीं करेगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि लॉ है तो कहीं ना कहीं उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कुछ स्पेशल जो लोग हैं, जैसे हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं या गवर्नर्स हैं या कुछ फॉरेन के डिप्लोमेट्स हैं या कुछ पेशेवर लोग हैं जैसे एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और उनके लिए कहीं एक अलग से प्रोविजंस एक्सेप्शंस के माध्यम से दिया गया है कि अगर कोई पब्लिक पर्सन और प्राइवेट पर्सन, मीन्स कोई ऑफिशियल आदमी और एक प्राइवेट पर्सन अगर ये चाहे कि दोनों पर एक समान कानून का धारणा लागू हो, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस उनमें होता है कि जो पब्लिक ऑफिशियल जो है उसको अगर आप किसी तरीके से उस पर कानूनी कार्रवाई करना चाहेंगे तो आपको उसको नोटिस देना पड़ेगा। अगर प्राइवेट कोई पर्सन है तो उसको नोटिस देने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो बाकी और मुद्दों पर जो एक्सेप्शंस हैं उनको छोड़ करके बाकी कानून जो है वो सभी को समान नज़रों से देखता है और सभी पर समान रूप से लागू होता है, क्योंकि अनुच्छेद 14 जो है इस बात को बिल्कुल भली भांति आपको बताता है कि कानून की नज़रों में सभी समान हैं, कुछ एक्सेप्शंस को हटा करके। हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं डॉक्टर साहब कि भारतीय संविधान के निर्माण में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का क्या योगदान रहा। बिल्कुल ठीक है, जैसा कि हम इस चर्चा में अभी आपसे बात कर रहे थे कि जो भारतीय संविधान है वो बाकी सभी कानूनों को नियंत्रित करता है। और भारत का जो संविधान है वो अभी मैंने आपके दर्शकों से जो बातचीत की उसमें बताया है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉ ऑफ द लैंड, कि एक अहम जो कानून है हमारे लिए, हमारा भारत का संविधान है, उससे ऊपर कोई कानून नहीं है। बाकी उससे नीचे सभी कानून है, वो हमारा भारतीय संविधान सबको नियंत्रित करता है। और भारतीय संविधान की जब भी बात आती है, और जैसा कि अभी आपने इशारा किया कि बाबा साहब का एक अहम योगदान भारतीय संविधान को बनाने में रहा, इस पर हम चर्चा करें तो बाबा साहब का जो योगदान रहा
वो एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान हम मान सकते हैं। अगर हम देखना चाहें तो कुछ संविधान सभा के जो उस टाइम की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स में जो हमारे को प्रमाण मिलते हैं, या कुछ डिफरेंट कोटेशंस जिनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल हैं, टीटी कृष्णामाचारी शामिल हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री शामिल हैं, और डॉक्टर एम.बी. पायली शामिल हैं। अगर हम उनको देखें तो उनके वक्तव्यों से इस बात का सीधा सटीक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बाबा साहब का जो संविधान में योगदान था वो अभूतपूर्व योगदान था, और उसको एक बहुत अच्छे तरीके से अगर हम माने तो सबसे पहले अगर हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 के दिन जब हमने इस संविधान को अडॉप्ट किया था, अंगीकृत किया था, तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर और इनकी ड्राफ्टिंग कमेटी, जो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उनके लिए जो हमने कार्य सोचा था, जो निर्धारित किया था, वो इन्होंने बखूबी पूरा किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि संविधान निर्मात्री सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी, जो मसौदा समिति जो बनाई गई थी, उसके बिहाफ पर जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी अस्वस्थताओं के चलते हुए, यानी कि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं थे उन दिनों इतने ज़्यादा, उनके चलते हुए जो काम उन्होंने किया वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है इस देश के लिए और इस राष्ट्र के लिए, इस राष्ट्र के नागरिकों के लिए, वो हम नहीं भुला पाएंगे। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने बखूबी इस चीज़ को कहा है कि बाबा साहब का एक अहम जो योगदान भारतीय संविधान में के बनाने में रहा। दूसरा, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की हम बात करें, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 6 दिसंबर को जब बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ 1956 में, तब कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार थे, चीफ आर्किटेक्ट थे। इनकी जो चीज़ें बाबा साहब ने ली, संविधान की चीज़ें सारी बाबा साहब के इर्द गिर्द घूमती हैं। और तीसरे नंबर पर अगर हम टीटी कृष्णामाचारी, जो मसौदा समिति में बाबा साहब के साथ एक मेंबर थे, उनकी अगर बात करें तो बाबा साहब का जो लास्ट जो स्पीच 25 नवंबर 1956 को 1949 को जो था, 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में जो बाबा साहब का स्पीच था, उससे पहले टीटी कृष्णामाचारी ने जो संविधान सभा को सदस्यों को बताया कि हम इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं हैं कि जो हमारी मसौदा समिति बनाई गई थी, उसमें 7 सदस्यीय समितियों बनाई गई थी, और 6 बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अलावा 6 सदस्य और थे। उनमें एक सदस्य ने रिजाइन कर दिया और दूसरे सदस्य की मृत्यु हो चुकी थी, और एक सदस्य अमेरिका में थे उन दिनों, और एक सदस्य जो अपने अस्वस्थताओं के शारीरिक जो रूप से ठीक नहीं थे, उनके चलते वो कार्यवाहियों में इतना ज़्यादा भाग नहीं ले पाए, और बाकी 1 या 2 सदस्य अपने स्टेट अफेयर्स में जुड़े होने के कारण दिल्ली से कुछ दूर थे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो संविधान निर्माण का जो सारा कार्य जो था, वो बाबा साहब अम्बेडकर के कंधों पर आन पड़ा, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ये जिम्मेदारी जिस कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाई, वो इस देश के लिए अहम है। कर्तव्य परायणता जो बाबा साहब की है, संविधान मसौदा समिति के प्रति, संविधान सभा के प्रति, इस देश के प्रति, वो अहम है। ऐसा टीटी कृष्णामाचारी का मानना था, जो कि संविधान सभा में मसौदा समिति के मेंबर थे बाबा साहब अम्बेडकर के अध्यक्षता में। और एम.बी. पायली को अगर हम पढ़ें तो एम.बी. पायली ने भी लिखा है कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, वो आधुनिक भारत के मनु थे। उन्होंने भारतीय संविधान की एक अनूठी कृति बनाई है, और जो इस देश के लिए, इस समाज के लिए एक बहुत बड़ा योगदान बाबा साहब का रहा है, ऐसा डॉक्टर पायली का भी मानना रहा है। तो ये वक्तव्य जो हैं, इनको अगर हम माने तो ये बातें बिल्कुल क्लियर हैं कि बाबा साहब का जो कंट्रीब्यूशन भारतीय संविधान निर्माण में रहा, उतना किसी दूसरे व्यक्ति का हम सोच भी नहीं सकते कि रहा होगा, क्योंकि बाबा साहब ही अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दिन और रात करके, बहुत मेहनत करके इस संविधान को एक आधुनिक
भारत के लिए समतामूलक समाज देने की जो कोशिश की है वो बाबा साहब की ही बदौलत है। बाकी कोई दूसरा नाम मुझे इतना याद नहीं हो पा रहा है या नहीं आता है जो बाबा साहब के हिसाब से या किसी संविधान निर्मात्री सभा के हिसाब से कोई सदस्य इतना जिसने काम किया हो जितना कि बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। तो उनका एक अभूतपूर्व कंट्रीब्यूशन भारतीय संविधान को बनाने में है। हम ये कहें कि भारतीय संविधान पूरे का पूरा बाबा साहब की आकांक्षाओं के अनुरूप तो नहीं बन पाया, लेकिन बाबा साहब जो समतामूलक समाज का जो उनका एक सोच थी वो कहीं ना कहीं इस संविधान के माध्यम से इस राष्ट्र को दे पाए। इस बात से हम बिल्कुल इस बात को स्वीकार करते हैं कि बाबा साहब वो समतामूलक समाज एक भारतीय संविधान के माध्यम से बनाने की कोशिश जो है वो हुई। आवाज़ इंडिया टीवी चैनल के माध्यम से आज आप इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, डॉक्टर अजीत चहल जी के माध्यम से, जो सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर विधि विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से हैं। और मेरा मानना है कि जितना शोध इस विषय में डॉक्टर अजीत चहल जी का है, शायद ही और किसी का रहा हो। बड़ी बारीकी से एक एक बात को अपने माध्यम से लोगों को, दर्शकों को बता रहे हैं कि भारतीय संविधान में हमारे जो अधिकार और अधिकार के विषय में जानकारी दे रहे हैं। और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम हमारा है ये, जिसमें आज का विषय रखा गया हमारा समाज और कानून। अति महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि हमारे लोगों को जानकारी ही नहीं है कि भारतीय संविधान में हमारे जो मौलिक अधिकार हैं या हमारे लिए जो बाबा साहब ने अधिकारों की बात की है, उसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर साहब से फिर सवाल करूंगा कि डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि संविधान के मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, दोनों का समावेश है। क्या विस्तार से हमारे दर्शकों को इस विषय में बताना चाहेंगे? बिल्कुल, आपकी बात पूर्णतः सत्य है कि भारतीय जो संविधान है उसमें मौलिक अधिकार, और अब 1976 के बाद अगर आप यूँ कहें कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का एक समावेश है। जो भारतीय संविधान में जो भाग 3 है, जिसमें मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक उल्लेखित किए गए हैं, और उनके साथ साथ जो आपके मौलिक कर्तव्य जो हैं वो अनुच्छेद 51A जो जोड़ के 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन किया गया, और तब अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसमें आरंभिक स्तर पर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य रखे गए। और 2002 में एक 86वां संविधान संशोधन और हुआ, जिससे कि राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उसको फंडामेंटल राइट्स घोषित कर दिया गया 86वें संविधान संशोधन के तहत। और उसी 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत एक मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया गया, जो कि मौलिक कर्तव्यों की जो लिस्ट है अनुच्छेद 51A में वो 11वें स्थान पर आती है। तो अब अगर हम ये मान के चलें कि आज हम बात करें तो भारतीय संविधान में जो पार्ट 4A है मौलिक कर्तव्यों में आज 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और जो कि मौलिक अधिकारों के साथ उनका बहुत एक गहरा संबंध है, क्योंकि दोनों का समावेश इस भारतीय संविधान में है। जब भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की बातचीत शामिल करने की जब चल रही थी, तो मौलिक कर्तव्यों की भी बात उठी थी। कई सभा के सम्मानित सदस्यों ने ये कहा था कि क्यों ना साथ मौलिक कर्तव्यों को भी रखा जाए। तो ये बात उस टाइम डिस्कशन में निकल के आई कि जो मौलिक अधिकार हैं, अगर हम अपने अधिकारों का ठीक से पालन करेंगे, हम अपने अधिकारों की ठीक से मांग करेंगे, मौलिक अधिकारों को हम अपने नागरिकों को देंगे, तो वो हमारे नागरिक ज़रूर इतने अलर्ट होंगे कि वो अपने मौलिक अधिकार पाने के लिए दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करेंगे। तो उस समय विचार विमर्श के बाद भी ये संविधान निर्मात्री सभा से फाइनल हुआ कि केवल मौलिक अधिकारों को ही भारतीय संविधान में उस टाइम रखा गया, जो पार्ट 3 के रूप में है, और मौलिक कर्तव्यों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन, जैसा कि मैंने अभी आपसे बातें की कि वो 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। जो मौलिक कर्तव्य जो हमारे हैं
उनमें पहला ही मौलिक कर्तव्य ये है कि आप भारतीय संविधान और भारतीय संविधान से जुड़ी संस्थाओं की अनुपालना करेंगे, यानी भारतीय संविधान को लागू करने का आपका मौलिक कर्तव्य रहेगा। तो ये जो मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों ही भारतीय संविधान में हैं, ये दोनों एक दूसरे के, मैं ये कहूँगा कि पूरक हैं, क्योंकि कोई भी मौलिक अधिकार, अगर आप अपना मौलिक अधिकार मांगना चाहते हैं, लागू कराना चाहते हैं, तो आपको ये देखना होगा कि आपके मौलिक अधिकारों के लागू होने से क्या किसी दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। उस टाइम आपका कर्तव्य बन जाता है कि हम वो चीज़ देख कर के अपने मौलिक अधिकारों की डिमांड करें, क्योंकि एब्सोल्यूट जो फंडामेंटल राइट है वो नहीं है भारतीय संविधान में। कहीं ना कहीं चेक है, रेस्ट्रिक्शंस है कि क्योंकि एट द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी नो इंडिविजुअल पर्सन कैन बी प्रोवाइडेड द लिबर्टी। जो लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, एक व्यक्ति की स्वतंत्रता समाज की ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती, और समाज की कॉस्ट पर, समाज के मूल्य पर किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। ऐसा फंडामेंटल राइट्स का आधार है, और ऐसा इसीलिए 1976 के बाद मौलिक कर्तव्य इसमें समावेश कर दिए गए हैं, जोड़ दिए गए हैं। और जहाँ तक मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों की बात के साथ साथ, अगर हम अभी बाबा साहब की कंट्रीब्यूशन में भारतीय संविधान में योगदान के जो बातें कर रहे थे, उनको अगर हम बाबा साहब को इससे जोड़ना चाहें सीधे रूप पे, तो मुझे याद आता है बाबा साहब का एक स्पीच, जिसमें बाबा साहब ने कहा कि जो भारतीय संविधान से पहले जो राज्य होते थे, वहाँ जो मौलिक अधिकार होते थे वो केवल ब्राह्मणों के लिए और गाय के लिए होते थे। बाकी जो दूसरे जो लोग थे समाज के, उनके लिए मौलिक अधिकार नहीं थे। जो दूसरे पशु थे उनके लिए मौलिक अधिकार नहीं थे। और यहाँ तक कि जो वैदिक साहित्य है, पौराणिक साहित्य है, उसमें ऐसा लिख दिया गया था मनुवादियों के द्वारा कि जब तक राजा गो और ब्राह्मण की रक्षा करता रहेगा, राजा स्वर्ग में जाएगा। यानी कि दूसरे जो लोग हैं उनको एक तरफ रख दिया गया है, दूसरे जो जीव जंतु हैं उनको एक तरफ रख दिया गया है, और मौलिक अधिकार उन्हीं सबको था। और बाबा साहब ने कहा कि हमने जो भारतीय संविधान जो बनाया है, इसमें वो मौलिक अधिकार उनसे छीन करके सभी के लिए रख दिए गए हैं। इसमें चाहे ब्राह्मण हो या चाहे कोई दूसरे वर्ण का वो हो, या किसी भी प्रकार का कोई आदमी हो, जो भारत का नागरिक है, सभी के लिए मौलिक अधिकार हैं। जो मौलिक कर्तव्य हैं सभी के लिए हैं। तो जो गो और ब्राह्मण के जो मौलिक अधिकार थे वो कहीं ना कहीं इस भारतीय संविधान ने ख़त्म किए हैं, और वो मौलिक अधिकार सभी को समान रूप से दिए हैं। आज का जो विषय बड़ा महत्वपूर्ण चल रहा है, हमारा समाज और कानून, इस विषय पर चर्चा चल रही है। चर्चा में आज हम मेरे साथ शामिल हैं डॉक्टर अजीत सिंह चैल, जो सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर विधि विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से हैं। और सही मायने में भारतीय संविधान की जब बात की जाए तो उसमें कितना ही समय हम लगा लें, लेकिन वो चर्चा भी बहुत कम है, क्योंकि जितने मौलिक अधिकार की बात की जाए, इसमें कर्तव्य की बात की जाए, तो उतना ही समय हमारे पास कम होता है। क्योंकि इस देश की 125 करोड़ जनता के लिए अगर उनके अधिकार और उनके अधिकार की बात की जाए, तो मेरा मानना ये है कि शायद ही कुछ लोग होंगे जिनको उनके अधिकार के विषय में जानकारी हो, भारतीय संविधान के विषय में जानकारी हो, क्योंकि उनको ये मालूम ही नहीं है कि भारतीय संविधान ही सर्वोत्तम क्यों है पूरे विश्व के अंदर। इस बात को नेल्सन मंडेला साहब ने भी माना है कि अगर कहीं कोई संविधान अति उत्तम है तो भारत का संविधान है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे फिर एक सवाल रखूँगा। अब आप हमारे दर्शकों को बताएं डॉक्टर साहब कि क्या सरकार राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है, या इसके अलावा और कोई इसका रास्ता है? ये जहाँ तक बात सरकार के नीति निर्देशक सिद्धांतों की है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात है, वो हमारे जो संविधान में जो चौथा भाग है पार्ट 4, उसमें अनुच्छेद 36 से और अनुच्छेद 51 तक, आर्टिकल 36 से 51 तक इनका समावेश किया गया है। और जो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जैसा कि नाम से ही इनका पता चलता है कि राज्य को निर्देश देते हैं कि राज्य की नीति कैसे हो, सरकार को निर्देश देते हैं कि सरकार की नीति कैसे हो, इसीलिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के नाम से शामिल किए गए हैं।
और इन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वो चीज़ें हैं जो कि एक सामाजिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने वाली हैं। एक राजनीतिक लोकतंत्र तो जैसे ही भारत का संविधान लागू हुआ और डेमोक्रेसी सिस्टम जो इंडिया का जो अपनाया गया, जो राजनीतिक लोकतंत्र लागू हो गया, लेकिन राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी लागू हो, इसके लिए संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों ने गहन विचार विमर्श के बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भारतीय संविधान में समावेश किया। भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में हैं, वो राज्य को दिशा निर्देश देते हैं कि कैसी नीतियाँ बनाएं। कि अब बात ये है कि जो निर्देशक सिद्धांत हैं, क्या भारत की सरकारें या चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या राज्य सरकारें हैं, दोनों इसके लिए बाध्य हैं इनको लागू करने के लिए या नहीं। इसके लिए जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो कानून के द्वारा, किसी कोर्ट सिस्टम के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा उनको हम डायरेक्टली लागू नहीं करा सकते जब तक कि उनको इस तरीके की न्यायपालिका की डायरेक्शन ना हो कि इनको संविधान के मौलिक अधिकारों के साथ मिलाकर के लागू किया जाए। तो डायरेक्टली हम उनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा सकते, लेकिन न्यायालय को जो भिन्न भिन्न केसों में इतनी व्यवस्थाएं जो न्यायालय ने दी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं, जिनसे कि जो निर्देशक सिद्धांत हैं उनको एक फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का ओहदा दे करके उनको लागू किया गया है, तब उनको हम लागू कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये बात कि सरकारें उसके लिए बाध्य हैं या नहीं, सरकारें कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से बाध्य तो नहीं है, लेकिन संविधान उनको डायरेक्शन देता है, निर्देशन देता है कि जहाँ तक हो सके आप इन नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू कीजिए। अब अगर हम इस बात को बाबा साहब की विचारशैली से जोड़कर ये देखना चाहें तो बाबा साहब ने जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जब भारतीय संविधान में समावित किए गए थे और जब भारतीय संविधान लागू हो गया था, तो बाबा साहब से पूछा गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को आप लागू करवाने के लिए क्या संदेश लोगों को देना चाहते हैं, कैसे लोग इनको लागू करवा सकते हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि हमने एक राजनीतिक प्रजातंत्र स्थापित किया इस देश में, और राजनीतिक प्रजातंत्र के साथ साथ सामाजिक प्रजातंत्र हो, आर्थिक प्रजातंत्र हो, इसके लिए हमने एक राजनीतिक चाबी, एक राजनीतिक अधिकार लोगों को दिया है, वो राइट टू वोट है। ए वन मैन वन वोट। बाबा साहब ने कहा कि जो वन मैन वन वोट जो दिया है वो लोगों को हेल्प करेगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करवाएं। कैसे बाबा साहब ने कहा कि जब 5 साल बाद जो लोग आपने चुनकर भेजे थे वो दोबारा आपके पास वोट मांगने के लिए आए, आपका रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहें, प्रतिनिधित्व करना चाहें आपका, तो उस टाइम आप उनसे पूछ सकते हैं कि जो पिछले 5 साल में आपने कार्य किया है, क्या जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनको लागू आपने किया या नहीं। अगर नहीं उन्होंने लागू किया तो ऐसे लोगों को आप अपना प्रतिनिधि दोबारा ना बनाएं, आप अपना नुमाइंदा दोबारा ना बनाएं। जो लागू करने वाले हों उनको आप अपना नुमाइंदा बनाकर भेजें। आप उसको वन वोट वन मैन की जो आपके पास ताकत है उससे उनको चुनकर भेजें, तभी आप उनको बाध्य कर सकते हैं कि आप राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से आप सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र इस देश में स्थापित करें। यही बाबा साहब ने सॉल्यूशन दिया था कि आप वन मैन वन वोट का जो पॉलिसी है उससे कहीं ना कहीं आप इन लोगों को बाध्य कर सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार आप कार्य करें। डॉक्टर जी चैल जी के माध्यम से सुन रहे थे हम आप और संवाद कार्यक्रम में आज जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको दी, वो जो चर्चा का विषय था हमारा समाज और कानून, बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारे समाज को इस कानून के विषय में मालूम ही नहीं है जो भारतीय संविधान में उनके अधिकारों की बात की गई है। और ये बहुत अच्छी बात है कि डॉक्टर अजीत चहल जी के माध्यम से आज ना जाने करोड़ों लोगों में से कितने लोगों का मार्गदर्शन होगा ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, लेकिन इनकी वाणी से जो आज शब्द निकले हैं और उन शब्दों को जो लोग सुनेंगे तो मेरा मानना ये है कि उनका मार्गदर्शन भी होगा, उनको दिशा निर्देशित भी होगा कि भारतीय संविधान के अंदर आपके जो मौलिक अधिकार हैं, भारतीय संविधान के अंदर आपकी जो गरिमा के साथ में आपकी उपस्थिति दर्ज कराई गई है कि आप इस शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में
जहाँ भी जिस भी विषय पे कार्य करना चाहें, भारतीय संविधान वहाँ आपको हर तरीके से सपोर्ट करता है, हर तरीके मौलिक अधिकारों के रूप में। तो मैं अब आप और संवाद कार्यक्रम के समाप्ति की ओर चल रहा है डॉक्टर साहब, तो मैं इस समय आपसे केवल यही कहना चाहूँगा कि जितनी सटीक जानकारी और जितनी अच्छी अच्छी बातें आज आवाज़ इंडिया टीवी चैनल के माध्यम से आपने दर्शकों के बीच रखी, भविष्य में फिर हम आगे भी मिलते रहेंगे, आगे भी इस चैनल के लिए आपसे सेवाएं लेते रहेंगे। और चलते चलते मेरा केवल यही कहना है कि जो लोग आपकी बातों से वंचित रह जाएं, जो आपको नहीं सुन पाएँ, तो आने वाले समय में क्या इस चैनल के लिए फिर आपका सहयोग और सानिध्य साथ देगा? राजकुमार गौतम जी, जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि आपके चैनल के लिए मेरा जो सहयोग है वो रहेगा या नहीं, मेरा कोई भी ऐसा चैनल जो समाज की कल्याणकारी बातों को जनता के सामने, समाज के सामने, देश के सामने दिखाना चाहता है, लाना चाहता है, ऐसे चैनल को मेरा हमेशा अपना जो सहयोग है वो रहेगा। और मैं जब भी उनको मेरी सेवाओं की ज़रूरत होगी, क्योंकि वो उनको ज़रूरत नहीं है, उस देश के लोगों को ज़रूरत है, इस समाज के लोगों को ज़रूरत है। और जब भी मेरे देश और मेरे समाज के लोगों को जब भी मेरी सेवाओं की ज़रूरत होगी, मैं उसी टाइम आपके चैनल के योगदान के लिए, आपके दर्शकों की सहायता के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। और जैसा कि अभी जो लोग हमें इस टीवी चैनल के माध्यम से, आवाज़ इंडिया टीवी चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं, उनको मैं एक ही बात उनसे कहना चाहूँगा कि हम बाबा साहब का जो बनाया हुआ जो भारतीय संविधान है उसके विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना सीखें। अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है तो जिन लोगों को बाबा साहब के कानून की, बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब के बनाए हुए भारतीय संविधान की जानकारी है, उनके साथ मेल मिलाप बढ़ाएं, उनके साथ बैठने की कोशिश करें, उनसे कुछ बातें नई सीखें। और जो बाबा साहब चाहते थे, मेरे को एक बात याद आ रही है, 1937 में बाबा साहब का एक वक्तव्य था कि सेंड राइट पीपल्स एज फॉर योर रिप्रेजेंटेटिव। तो ये यहाँ 1937 नहीं, मैं आपको थोड़ा सा ये इसमें करेक्ट करता हूँ, 1927 की ये कोट है। और ये बाबा साहब ने जब किसानों को संबोधित कर रहे थे, और खोती प्रथा सिस्टम जो महाराष्ट्र में जो था, उस टाइम की बात है कि खोती प्रथा को ख़त्म करने के लिए आप कैसे एक कानून के माध्यम से इसको ख़त्म कर सकते हैं। तब बाबा साहब ने कहा कि आप अपने अच्छे नुमाइंदे विधायिका में भेजें जो आपको खोती प्रथा सिस्टम से निजात दिलाएंगे, जो इसको ख़त्म करेंगे। तो अच्छे लोग आप विधायिका में भेजें। ये बाबा साहब का उस टाइम का वक्तव्य जो है वो हमेशा के लिए है, क्योंकि बाबा साहब, मैं मानता हूँ कि एक केवल महापुरुष ही नहीं थे, एक मनुष्य ही नहीं थे, बाबा साहब एक सोच थे। जो बाबा साहब जो सोच थे, वो सोच बाबा साहब के आने वाले टाइम में, अब बाबा साहब के अनुयायियों में हमेशा वो सोच चलती रहेगी, वो सोच जागृत रहेगी। और उस सोच के माध्यम से बाबा साहब हमेशा हमारे मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा हमारे साथ रहेंगे, वो सोच हमारे साथ रहेगी। और बाबा साहब की उस सोच के अनुसार ही मैं आपके आवाज़ इंडिया टीवी चैनल के दर्शकों को ये अपना ये मानिए कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ऐसे लोगों को चुन करके विधायिका में भेजें, सरकार ऐसे लोगों की बनवाएं जो इस राज्य को कल्याणकारी राज्य के रूप में ठीक से स्थापित कर पाएं, भारतीय संविधान के अनुरूप एक समतामूलक समाज बना पाएं, और बाबा साहब की इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप हम इस देश को आगे बढ़ा पाएं। यही मेरी आपके दर्शकों के लिए, आपकी टीम के लिए और सभी के लिए यही मेरी प्रार्थना है कि बाबा साहब की इच्छाओं के अनुरूप हम कार्य करना शुरू करें, उनके अनुसार अपनी जानकारियाँ इकट्ठे करें और उसी तरीके का हम अपने जीवन में आचरण करें, और तभी जा कर के हम सच्चे रूप में बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर अग्रसित हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजीत चहल जी का। आपको, आपकी टीम को, आवाज़ इंडिया टीवी चैनल की पूरी टीम, उनके दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, सभी को साधुवाद। तो हम और आप संवाद कार्यक्रम के माध्यम से आप मुलाकात कर रहे थे आज डॉक्टर अजीत चहल जी, जो सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर विधि विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से थे और अभी भी कार्यरत हैं।
और भविष्य में जैसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसी ऐसी जानकारियाँ, रोचक जानकारियाँ, जिससे इस देश के करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन हो सके, उनको सही दिशा निर्देश मिल सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नवोदय। हम आप और संवाद।